विद्यार्थीगण, आप हिंदी क्षितिज में 14वें पाठ को पढ़ रहे थे। उसमें लगभग आधी कविता को पढ़ाया जा चुका था, जो प्रकृति प्रेमी कवि केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है। और जैसा कि आपने पढ़ा है कि कवि चंद्रगाना नामक गांव से लौट रहा है और लौटने का मार्ग उनका खेतों का मार्ग है। और खेतों के मार्ग से, खेतों की मेल से जो मार्ग गुजर रही है, अचानक चलते चलते कभी खेतों में लगी फसलों को देखते हैं और उनका किसान मन जो है उनको रुक कर बारी बारी से सारी फसलों को देखने के लिए विवश करता है। और कभी एक वो नज़र डालते हैं खेत में तो चने का पौधा है, साथ साथ अलसी का भी पौधा उगा हुआ है। फिर दूसरे खेत में ध्यान देते हैं तो सरसों के पीले पीले फूलयुक्त पौधे दिखाई पड़ते हैं। इन परिदृश्यों को हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आगे कभी बढ़ते हैं और क्या देखते हैं तो कभी अब उस गांव के निचले हिस्से में की ओर बढ़ते हैं और वहाँ एक पोखर को देखते हैं। और पोखर में विभिन्न प्रकार के दृश्यों को वो देखते हैं और उसका विवरण यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। किस रूप में कभी देखते हैं किन चीज़ों को। और फिर उस पोखर में कुछ पक्षी भी हैं, जैसे बगुला, सारस। तो इनकी आवाज़ कैसी है, इनके पंख कैसे हैं, एक कर क्या रहे हैं, इन सब चीज़ों का विवरण कवि ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। उसके आगे फिर कवि बढ़ते हैं तो जहाँ से कुछ भूभाग अब पड़ रहा है वहाँ से रेल की पटरी गुजरी हुई है। तो कवि का यह मानना है कि रेल की पटरी गुजरी हुई है और सुनसान है, ऐसे में मुझे कहीं जाना भी नहीं है, इसलिए ट्रेन के टाइम से मुझे कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं कि ट्रेन कब आएगी। और फिर अभी ट्रेन का टाइम ही नहीं है। तो इस प्रकार से इस रेल की पटरी पर भी बैठा जा सकता है, यहाँ के दृश्यों को भी देखा जा सकता है, निहारा जा सकता है। इस प्रकार से कवि अपने को स्वच्छंद महसूस करते हैं और वहाँ बैठ करके इत्मीनान से वहाँ के परिदृश्यों को निहारते हैं और उसका भी विवरण इस काव्य में प्रस्तुत करते हैं। तो आइए विस्तार से पढ़ते हैं। इस विजन में प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है, यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में, पिछले भाग में। अब है इस विजन में दुर्व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियां, नील तल में जो उगी है घास भूरी ले रही वह भी लहरियां। कभी क्या कहना है कि इस विजन में मतलब इस क्षेत्र में दूर व्यापारिक नगर से, यानी मतलब व्यापारिक नगर से दूर, यानी व्यापारिक चकाचौंध से दूर, व्यस्तम जीवन से परे, प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। यह जो भूमि है वह प्रेममयी भूमि है, मनोहारी भूमि है, उपजाऊ भूमि भी है। यह उर्वर भूमि हरे भरे फसलों, वनस्पतियों, पेड़ पौधों को धारण की हुई है। इस प्रकार से यह उर्वर है और इस पे लगी हुई फसलों को, वनस्पतियों को और पेड़ पौधों को निहारने से जी भी नहीं भरता, यानी मनोरम दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं। इस प्रकार से यह भूमि एक प्रकार से प्रेममयी भूमि है। तो प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है और पैरों के तले है एक पोखर। और पैरों के तले मतलब निचले हिस्से में, इस भूभाग के निचले हिस्से में, इस गांव के निचले हिस्से में क्या है, एक पोखर है। बढ़ते हुए कभी निचले हिस्से पर जाते हैं जहाँ एक पोखर है। उठ रही इसमें लहरियां, उस पोखर में के जल में लहर उठ रहे हैं। इस पोखर के जल में लहर उठ रहे हैं, यानी हवा के झोंकों पर तरंग उत्पन्न हो रहा है, लहर उत्पन्न हो रहा है। तो उठ रही इसमें लहरियां
नील तल में जो उगी है, कवि का कहना है कि पोखर के नीले तल में, यानी पोखर का जल नीले रंग का दिख रहा है आसमान के रंग को धारण करके, इस प्रकार से उसका तल भी नीला दिख रहा है। तो नील तल में जो उगी है घास भूरी, और पोखर के इस नीले जल के अंतस में यानी तल में, नीले तल में क्या है, तो भूरी भूरी घासें उगी हैं, भूरे रंग की घासें उगी हुई हैं। तो नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियां, वह भी पानी के लहर के साथ साथ वो भी लहर ले रही है। यानी जिस प्रकार से पानी डोल रहा है, पानी में तरंग हो रहा है, ठीक उस तरंगों के मुताबिक ही भूरे रंग की उगी हुई घासें भी तरंगित हो रही हैं, हिल डोल रही हैं। आइए, एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा आंख को है चमकाता, एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा आंख को है चकमकाता, है कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। अब कवि दूसरे दृश्य पर गौर फरमाता है, दूसरे दृश्य की ओर आकर्षित होता है, तो वह पाता है कि पानी में ऐसा लग रहा है जैसे चांदी का बड़ा सा गोल खंभा गड़ा हुआ। कवि को ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है? तो कवि को ऐसा इसलिए प्रतीत हो रहा है कि सूरज की तिरछी किरणें पानी की सतह पर पड़ रही हैं। सुबह प्रातः काल में, यानी मध्याह्न से पहले, और फिर मध्याह्न के कुछ समय बाद सूरज की किरणें तिरछी होती है। मध्याह्न के समय या मध्याह्न के 1 घंटे के पहले 1 घंटे बाद क्या होता है, सूरज की किरणें सीधी रहती हैं। तो सुबह की बेला है, प्रातः काल है, इस वक्त सूरज की किरणें तिरछी पड़ रही हैं पानी की सतह पर, जो सूर्य की गोल आकृति जो है, उस गोल आकृति की सीध में ही लंबवत उतना ही गोल वो चांदी जैसा आंखों को चकमकाने वाला एक खंभा जैसा प्रतीत हो रहा है, दिख रहा है। लंबवत किरणें पड़ने के कारण सूर्य की गोल आकृति के समरूप ही एक लंबवत खंभे की तरह वो किरण, सूर्य की किरण दिख रही है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वह चांदी का खंभा हो, लेकिन यह आंख को वहां पर टिकने नहीं दे रहा है, आंख को चकमका रहा है, चूंकि यह सूर्य की किरण पानी पर पड़ रहा है। आइए, तो एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा आंख को है चकमकाता, है कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी। और फिर किनारों पर गौर फरमाने पर कवि को दिखता है कि चारों किनारों से पत्थर जो पड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे चुपके चुपके पानी पी रहे हैं। वर्षों से ये पानी पीते आ रहे हैं और अभी भी पिए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये पीते ही रहेंगे। तो ये प्यासे हैं, तो आखिर किस तरह के प्यासे हैं कि इनकी प्यास ही नहीं बुझ रही है, इनकी प्यास बुझने का नाम ही नहीं ले रही है। तो हैं कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी, पता नहीं इनकी प्यास कब बुझेगी। चूंकि काफी लंबे अरसे से पीते आ रहे हैं, अभी पी रहे हैं, पीते ही जा रहे हैं। आइए, फिर उसमें दिखता है एक और, चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मिन चंचल ध्यान निंद्रा त्यागता है। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, उसी में एक और बगुला एक टांग पर खड़ा होकर के जल में, बगुला किनारे पर जल में एक टांग खड़ा किए हुए, आरोपित किए हुए, दूसरे पैर को ऊपर उठाए हुए इस प्रकार खड़ा है जैसे समाधि में हो, जैसे वह ध्यानमग्न हो, कोई जप कर रहा हो। तो चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निंद्रा त्यागता है। वह ऐसा लग रहा है कि नींद में या ध्यान में चुपचाप खड़ा है, लेकिन वह तो दरअसल में मछली पे नजर गड़ाए हुए है, कब मछली दिखाई दे और मैं उसका शिकार कर लूँ। इसलिए वह
पूर्णतः तैयार होकर के उसकी तैयारी की हालत यही है कि दोनों पैरों पर वह नहीं बल्कि एक पैर को जमाकर खड़ा रहता है और चूंकि दूसरा पांव बढ़ाते ही उसको मछली को ग्रसित करना होता है, इसलिए वो ऐसा करता है। तो चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निंद्रा त्यागता है। मीन मतलब मछली। वह चंचल मछली को देखते ही अपनी ध्यान निंद्रा को त्याग करके, भंग करके तुरंत मछली का शिकार कर लेता है, उसे आहार बना लेता है। चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है और चट उसे अपनी चोंच में दबा करके अपने गले के नीचे डाल लेता है, वह उसका भक्षण कर लेता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया, फिर दूसरी ओर काले माथ वाली एक चतुर सी चिड़िया दिख रही है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन, उसके भी पंख श्वेत हैं बगुले की तरह, लेकिन उसकी माथा जो है वह काली है ना। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन, वे अपने उजले पंखों के झपाटे मार करके फौरन झपाटे मार करके टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। वह भरे जल के हृदय पर इस कदर टूट पड़ती है, आक्रामक रूप अख्तियार करती है ना, कि मछली को संभलने का मौका ही नहीं देती है। और खास तौर पर उसकी पसंदीदा मछली होती है चिकनी चुपड़ी उजली छोटी सी मछली। तो टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर एक उजली चटुल मछली, एक चिकनी चुपड़ी उजली सी छोटी मछली। जैसे ही वह देखती है, चोंच पीली में दबाकर वह भी झपट्टा मारकर चोंच में उसे दबा लेती है और दूर उड़ती है गगन में और आसमान में दूर उड़ जाती है, बहुत दूर उड़ते उड़ते चली जाती है। और यहीं से अब यहाँ से परिदृश्य फिर बदल रहा है। और यहीं से भूमि ऊंची है जहां से, और यहीं से भूमि ऊंची है जहां से क्या हुआ है, तो रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ जाना नहीं। तो यहाँ पे भूमि ऊंची है, जहां से अब भूमि ऊंची है वहीं मैं खड़ा हूं। अब यहाँ से क्या दिख रहा है, तो रेल की पटरी गई है, यानी रेलवे लाइन गुजरी हुई है, ट्रेन का टाइम नहीं है। और अभी ट्रेन का टाइम नहीं है, ट्रेन के आने का, रेलगाड़ी के आने का समय नहीं है। मैं यहाँ स्वच्छंद हूं, मैं यहाँ बिल्कुल निर्बाध हूं, स्वच्छंद हूं, स्वतंत्र हूं। और क्योंकि मुझे कहीं जाना नहीं है, इसलिए कोई बेचैनी नहीं, मुझे जाना नहीं। चित्रकूट की मैं यहाँ स्वच्छंद हूं, जाना नहीं है, इसलिए यहाँ भी इत्मीनान से मैं परिदृश्यों को अब देख रहा हूं। तो क्या कभी देखते हैं कुछ इन परिदृश्यों में, तो यह है कि चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां। ये चित्रकूट की अनगढ़ मतलब बिना गढ़ा हुआ, बेढंगा मतलब असीमित, बिना खास रूपरेखा का वो अनगढ़ हुआ, अनगढ़ बिना गढ़ा हुआ। एक होता है कि सीमित आकृति, वो सीमित आकृति नहीं है, कहीं अधिक कहीं कम, कोई एक सीमित आकृति नहीं है। तो चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी, ये चित्रकूट की अनगढ़ है, बिना गढ़ी हुई, बेढंगी, लेकिन चौड़ी, काफी चौड़ी, लेकिन कम ऊंची, बहुत ऊंची नहीं। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची पहाड़ियां दूर दिशाओं तक फैली हैं, दूर हर दिशाओं में फैली हुई नजर आ रही है। चौड़ी मध्यम कोटि की ऊंचाई वाली पहाड़ियां जो अनगढ़ हैं। और फिर क्या दिख रहा है, तो ये दूर दिशाओं तक फैली है। बांझ भूमि पर और पहाड़ियों से वंचित जो भूमि है, खाली भूमि है, वो भूमि भी उपजाऊ नहीं है, वो पथरीली कंकरीली भूमि है, उसमें कोई फसल नहीं उगाया जा सकती है, खेती के लिए अनुकूल भूमि नहीं है, इसलिए वह भूमि क्या कहलाएगी, बांझ भूमि। तो बांझ भूमि पर कोई अच्छे फसल या
अच्छे पेड़ पौधों को नहीं उगाया जा सकता, तो बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़, उस बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के कांटेदार और कुरूप पेड़ दिख रहे हैं। रीवा जैसे आपको ये होता है, कांटेदार वर्ग का और भी पेड़ है, खैरा होता है जिसमें पत्तियां बिल्कुल ही नहीं दिखती हैं, कांटे ही कांटे, नंग धड़ंग पेड़ दिखता है। तो ये भी रीवा के जो पेड़ हैं, ये नंग धड़ंग दिखने वाले पत्तियों से विहीन, या मतलब बहुत कम नाम मात्र की पत्तियां और बहुत छोटी छोटी, काफी छोटी छोटी पत्तियां होती हैं। पत्तियां तो होती ही हैं लेकिन काफी छोटी छोटी। तो आइए, इधर उधर रीवा के पेड़, इस बांझ भूमि पर इधर उधर चारों ओर रीवा के ही कांटेदार और कुरूप पेड़ दिख रहे हैं। कांटेदार कुरूप खड़े हैं, इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। तो कांटेदार और कुरूप रीवा के पेड़ दिख रहे हैं। फूल पड़ता है मीठा मीठा, रस टपकाता फूगे का स्वर। अब इन पेड़ों पर एक पेड़ तो कुरूप हैं, कांटेदार हैं, लेकिन फूगों का निवास स्थान, सारस का निवास स्थान होने के कारण यह कहीं न कहीं महत्वपूर्ण जरूर बन गया है अपने आप में। तो फूल पड़ता है इन पेड़ों पर से मीठा मीठा, रस टपकाता फूगे का स्वर। टे 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 करके जो फूगे बोलते हैं, उनकी ये टे 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 की आवाज सुन पड़ता है। सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता, और फिर सुन पड़ता है इस वनस्थली का हृदय चीरता हुआ। इन वनस्थली के शांत वातावरण को विदीर्ण करता हुआ, उसको भंग करता हुआ सारस का भी स्वर उठता गिरता दिखाई सुन पड़ता है। सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता, उठता गिरता सारस का स्वर। आरोह अवरोह क्रम में उठते और गिरते स्वर का मतलब है, उठते स्वर को आरोह कहेंगे और गिरते स्वर को अवरोह कहेंगे। यही स्वर संगीत कहलाता है। संगीत में इसी की तालीम दी जाती है ना, कितना आरोह करना है और कहाँ से फिर अवरोह करना है। इसको सुर लहर भी कहते हैं। आरोह अवरोह, स्वर के आरोह अवरोह क्रम को सुर लहर कहते हैं। आइए, तो बिल्कुल सुर लहर में सारस बोल पड़ते हैं। तो सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता, उठता गिरता सारस का स्वर। उठते गिरते सारस के स्वर को भी सुना जा सकता है यहाँ पर। और ये सारस का स्वर कैसा है? टीटो 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 टीटो, सारस का उठता गिरता स्वर यह मन को लुभाता है, आकर्षित करता है। और मन करता है, कवि का मन होता है उड़ जाऊं मैं, मन होता है उड़ जाऊं मैं, पर फैलाए सारस के संग। अपने बदन में भी पर बांधकर अपना पैर फैलाए उन सारसों की तरह, उनके संग संग, उनके पीछे पीछे उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग। जहां जुगुल जोड़ी रहती है हरे खेत में, जहां ये दंपति, सारस दंपति यानी पति पत्नी नर्मदा, ये जुगल मतलब जोड़ी रहती है हरे भरे खेतों में, फसलों में, वहीं पर चला जाऊं इनके पीछे पीछे उड़ते हुए, और सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे, और इनके आनंदित सुखमय जीवन के रहस्य को समझ भी लूं। आइए, यही संपन्न होता है आपका यह पाठ 14 चंद्रग्रहण से लौटती देर। और इसी के साथ आपका पाठ्यक्रम इकाई 2 जांच परीक्षा के लिए यानी यूनिट 2 एग्जाम के लिए संपन्न होता है। आपके पाठ्यक्रम से कुछ आगे ही हम लोग चले हैं। आइए, अब गद्य भाग जो है, तो आप लोग गद्य भाग बिल्कुल ही सहजतापूर्वक अपने आप से कर लेते हैं। उसमें बहुत कुछ आपको नहीं सोचना है, इसलिए अब यहीं पर पाठ्यक्रम आपका समाप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त आप लोगों को वहीं इसका जो भी पाठ पढ़ा दिया गया उसका अभ्यास प्रश्नोत्तर करना है, जैसे बताया गया है। रचनाकार परिचय और फिर प्रश्नोत्तर प्रत्येक पाठ में यहीं करेंगे, और निश्चित रूप से कॉपी जांची जाएगी। विद्यालय बहुत जल्द खुलने ही वाला है,
तो निश्चित रूप से आप परीक्षा की तैयारी में लग जाएं। परीक्षा अपने समय पर फिर ले ली जाएगी। जैसे ही विद्यालय द्वारा निर्देश जारी होगा आप उस पर अमल करें और गंभीरता से लें, क्योंकि कहीं से कोई परीक्षा या पत्र छूटने वाला नहीं है और यह महत्वपूर्ण है। एक एक पल, इस महत्वपूर्ण पल को जो है सो आप सार्थक करते हुए आगे कार्य जारी रखें। मोबाइल नंबर है, ध्यान देंगे, पहले भी दिया जा चुका है। आप जहां भी कोई कठिनाई हो, दिक्कत हो, समस्या हो, उसके समाधान के लिए निश्चित रूप से व्हाट्सएप पर या कॉल करके आप समस्या को रखें। चलिए, धन्यवाद।